वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए आज हम इस पड़ाव पे पहुंचे हैं कि सुबह 5 बजे, जिस लिंक से अभी आप जुड़े हुए हैं 11 बजे, इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे नारी सुरक्षा की मीटिंग जहाँ पे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए और घरेलू बचत व्यवसाय की जानकारी, और रात्रि 8 बजे चौपाल। ये नियमित पिछले आप लोगों के सहयोग से लगातार निरंतर प्रयासरत है, और आप सभी का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। सूचनाओं में पहली सूचना, 6 अगस्त की रात्रि चौपाल में आरती दीदी की सानिध्य में स्वर चिकित्सा, स्वर विज्ञान चिकित्सा की जानकारी मिलेगी। 14 अगस्त की रात्रि चौपाल में रंग चिकित्सा की जानकारी हमें मिलेगी आरती दीदी की सानिध्य में। और 2 सितंबर को रामचरितमानस का एकाह पाठ, एक तरफ आरती दीदी के बेटे के जन्म दिवस पे उनके घर पर एकाह यज्ञ जिसे कहा जाता है, एक दिन में रामचरितमानस की सभी चौपाइयों का पाठ पठन कार्य चलेगा। उसी का दूसरा स्वरूप ऑनलाइन के माध्यम से जूम पे 24 घंटे में रामचरितमानस की पाठ होगा। और इस पाठ में भाग लेने वाले भाई बंधुओं से विनती है कि अपने नामों की सूची मोनिका बहन, हेमंत भाई या हमारे मेरे तीनों में से किसी के नंबर पे अपनी जानकारी दे दे। और जिन्हें भी रामचरितमानस जिनके घर में नहीं है, वो आप अपना एड्रेस 9958148111 में भेज दीजिए, रामचरितमानस लिखकर। सामर्थ्यवान परिवार रामचरितमानस की सहयोग राशि दे सकते हैं। जो सामर्थ्यवान नहीं है उन्हें सहयोग राशि देने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी धर्मपत्नी नीलम देवी के वचनों का पालन करते हुए उनकी ओर से 6 अगस्त 2025 इस मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए उपहार स्वरूप है। जो सामर्थ्यवान है या जिनके पास नहीं है रामचरितमानस, तो व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पे 9958148111 पे मैसेज कर सकते हैं। आपके पते पे रामचरितमानस भेज दी जाएगी। नारी सुरक्षा क्या है? नारी सुरक्षा, हर दिन हमारी ये बात होती है नारी सुरक्षा, और अब जो परिवार जुड़े हुए हैं इन सभी को नारी सुरक्षा की लगभग विचार से समझ हो गई होगी कि नारी सुरक्षा दो शब्दों का ऐसा विशेष महत्व, जिसे सुनते बोलते और इस पे चिंतन करते हुए हमारे मनों में नारी शक्ति के प्रति उनकी रक्षा करने का, सुरक्षा मतलब अच्छे तरीके से रक्षा करने का भाव उत्पन्न होता है। उसी सुरक्षा के तहत हम स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे उद्देश्य है जो हमने सीखा है वो आपको सिखाएंगे, जो आपने सीखा है उससे हम सीखेंगे। तो नारी शक्ति का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है इस जीवन में। उसके बाद नारी सुरक्षा के नाम का सैनिटरी नैपकिन, ऐसा शायद ही कोई घर हो जिस घर की माँ, बहन, बेटी यानी नारी शक्ति
सैनिटरी नैपकिन का उपयोग नहीं कर रही। किसी न किसी संस्था द्वारा, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नारी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग कर रहे हैं। तो सैनिटरी नैपकिन जो उपयोग कर रहे हैं, वो क्यों ना हम नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन उपयोग करें। इस नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन के उपयोग करने से क्या मिलने वाला है आपको, और क्या मिलने वाला है नारी सुरक्षा के भाव से भयभीत होकर इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले परिवारों को। पहला, हमारा जो खर्च है, उस खर्च में ही आपकी बचत छुपी हुई है। और दूसरा, इस नारी सुरक्षा के इस उत्पाद को जन जन तक पहुंचाते हुए जो आर्थिक मजबूती प्रदान होगी, उस आर्थिक मजबूती का एक हिस्सा भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित होने से जो मन में भाव आया, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, हम जगे हैं औरों को जगाना है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय बताना है। इस महावाक्य, उत्तेजनादायक संदेश को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर में उनका विश्वास हमसे भी ज्यादा अटल हो, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति, उसके लिए शिलालेख संग्रहालय का निर्माण करना है। और इस शिलालेख संग्रहालय के निर्माण के लिए आर्थिक मजबूती प्रदान करने में आपके माध्यम से आपका सहयोग बेहद जरूरी है। साथ ही साथ आप जब इस उत्पाद का उपयोग करते हैं और इस उत्पाद के उपयोग से पहले से उपयोग कर रहे उत्पाद में और इन दोनों में जो प्रभाव देखने को मिलेगा, शरीर में जो कष्टों को दूर होने में मदद मिलेगा, उसकी खुशी का ठिकाना आप अपने परिजनों से बताना नहीं भूलेंगे। और आपके परिजन इसकी जब डिमांड करेंगे, तो उनकी डिमांड की पूर्ति के लिए आप उन्हें नारी सुरक्षा से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या उन्हें अपने पास से या नारी सुरक्षा से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करा सकते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में आपके द्वारा की गई खरीदारी और आपके जानकारों के द्वारा की गई खरीदारी पर एक बिजनेस प्लान के तहत, बचत व्यवसाय के तहत आप दोनों को लाभ मिलने वाला है। उसी प्रकार जिनको आपने जानकारी दी और वो नारी सुरक्षा से जुड़कर नारी सुरक्षा के उत्पादों का उपभोग करते हैं, वहां पर भी उनके लिए बचत और आपके लिए आमदनी। इस प्रक्रिया का ही मूल रूप से नाम है नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए। आज का टॉपिक आपने सभी ने देखा ही होगा। 20 प्रकार के योनि के रोग होते हैं, मतलब योनियों की जो श्रृंखला है वो 20 प्रकार की है। आज श्रम की इस दुनिया में और अपनी शारीरिक और समृद्धि दोनों का जो नाश हो रहा है, उस नाश को बचाने के उद्देश्य से हम यहाँ पर एकत्रित होकर स्वास्थ्य रक्षक बन रहे हैं और बना रहे हैं। योनि रोग में आयुर्वेद के पुस्तकों का स्वाध्याय करते हुए बहुत ही सरल भाषा में योनि के प्रकार, योनि के रोग और उनका उपचार की जानकारी प्राप्त हुई। वो जानकारी आप सभी तक उपलब्ध कराना इस भाई का उद्देश्य है। एक और बात, हमारे समाज में वर्तमान समय में नारी शक्ति को ही ज्ञानित करना बेहद जरूरी क्यों है, उसके पीछे अपनी विचारों से मंथन से निकला 2 वाक्यों में उसे समेटने का प्रयास करूंगा। एक भाई जब एक बाप बनता है
तो वो अपनी बेटी की स्त्री रोग से संबंधित सलाह और मशवरा देने में कतराता है। मान मर्यादा, शर्म लज्जा चाहकर भी 99% पुरुषों की स्थिति होती है कि वो अपने बहन बेटियों की रक्षा नारी रोग में नहीं कर सकता, अपनी जानकारी खुले तौर पर देकर। और एक नारी शक्ति जब मां बनती है तो वही जानकारी अपने जवान बेटे को भी दे देती है। कुछ परिस्थितियों में आप कल्पना करके देखें कि आपकी धर्म पत्नी को कोई समस्या होती है और उस समस्याओं को देखते हुए आपकी माँ चाहे हंसी मजाक में ताने कसते हुए किसी न किसी रूप से नारी से संबंधित, नारी स्त्री रोग से संबंधित जो बातें हैं वो आपको बोल देती है। एक माँ। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों का वो अंश मुझे याद आ रहा है जो कहते हैं कि इस युग में पुरुष जो है दो इंसानों के सामने पूरी तरह से नंगा रहता है। एक स्त्री और दूसरी माँ। माँ के साथ बचपन में और अपनी धर्मपत्नी के साथ। उसी सिद्धांत को मूल आधार मानते हुए भाइयों में इतनी क्षमता और जो कहते हैं करने वो नहीं कर पाते। एक नारी की सुरक्षा उसके स्त्री रोग से संबंधित अपने ही परिजनों को जिनसे उनका बहुत ही ज्यादा लगाव है, बहुत ही ज्यादा प्रेम है, अपनी बहन बेटी, कईयों को वो नहीं कर पाते, चाहते हुए भी जानते हुए भी वो नहीं कर पा रहे। इसीलिए नारी शक्ति को ही जागरूक करके उन्हें ही ज्ञानित करना है और उनकी भी आज के समय की स्थिति के अनुसार उनके अंदर भी जो शर्म, हया, लज्जा और जो कुछ पाबंदियां हैं उनको दूर करने का प्रयास का दूसरा नाम है नारी सुरक्षा। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत अब तक पिछले 8 वर्षों में लाखों की संख्या में माताएं, बहन, बेटियां, भाई इन सबकी समस्याओं को सुनते हुए जो समझ बनी और आज जब इस प्लेटफॉर्म मिला खुले मंच पे बात करने के लिए, पहले हम बात करते हैं, मैं बात करता हूँ तो किसी 1 to 1 से उससे तकलीफ है। बहुत सारी ऐसी बहनें आती हैं जो धीरे धीरे कहती हैं कि भैया एक समस्या है और उस समस्या का समाधान कर देते तो बहुत परेशान हूँ। मोनिका बहन है हमारी। हम सभी जब इस क्षेत्र में राजीव भाई को सुनकर आगे बढ़ते थे तो हमने हर क्षेत्र पर बात करी, हर समस्याओं को लेकर बात करी, क्योंकि हमें आगे समाज में जागरूकता फैलानी थी, समाज का भला करना है। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सभी के समक्ष ये नारी सुरक्षा का जो 11 बजे की जो मीटिंग है इसका उद्देश्य व्यवसायिक रूप से कम और स्वास्थ्य रक्षक के रूप से ज्यादा, और रात्रि चौपाल जो है वो अनुभवों से, और जो अनुभव है या ज्ञानी पुरुष या जो विद्वान हमारे बीच में कभी जानकार मिलेंगे उन सभी के जीवन के अनुभवों से अपने विश्वास के स्तर को और ज्ञान के स्तर को बढ़ाना है। और 11 बजे की मीटिंग में हम पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, स्वास्थ्य रक्षक बनेंगे, बनाएंगे, इस प्रयास में। इससे पहले भी हमने कई सारी चीजें पे चर्चा करी। तो आज का जो विषय है उस विषय को स्वाध्याय करते हुए मैं जिस पुस्तक का स्वाध्याय कर रहा हूं उस पुस्तक का नाम है चिकित्सा चंद्रोदय
भाग 5। लेखक बाबू हरिदास जी वैद। और ये इसलिए कर रहा हूं आप लोगों के सामने खुले तौर से। मेरी इच्छा होती तो मैं इसके 4-10 पॉइंट नोट कर लेता और बेझिझक होके बातें करता। ऐसा लगता जैसे ज्ञानी जी बैठ गए। लेकिन आप सभी को ज्ञान कोई पेट से नहीं आता, हम सभी को यही सीखना पड़ता है। उसी क्रम में योनि रोग चिकित्सा। योनि रोगों की किस्में। योनि रोगों की किस्में असल में योनि रोग, प्रदर रोग और आर्तव रोग एवं स्त्री पुरुषों के रज और वीर्य के शुद्ध, निर्दोष और पुष्ट न होने वगैरह वगैरह कारणों से आज भारत के लाखों घर संतानहीन हो रहे हैं। मूर्ख लोग गंडा, ताबीज और भभूत के लिए वृथा ठगाते तथा दुख भोगते हैं, पर असल उपाय नहीं करते। अतः हम योनि रोगों के निदान, कारण और लक्षण लिखते हैं। आर्तव रोग या नष्टार्तव की चिकित्सा इसके बाद लिखेंगे। सबसे पहले योनि की ही बात होती है। तो सुश्रुत में और माधव निधान आदि ग्रंथों में योनि रोग, भग के रोग 20 प्रकार के लिखे हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: ऊर्ध्वावृता, बंध्या, विप्लुता, परिलुप्ता, बातला। ये 5 योनि रोग वायु रोग से होते हैं। लोहिताक्षरा, प्रस्तनसीनी, बामिनी, पुत्रघनी, पितला। ये 5 रोग योनि रोग पित्त दोष से होते हैं। अत्यंदा, करणी, चरना, अतिचरना, कफजा। ये 5 रोग योनि रोग कफ के दोष से होते हैं। संडी, अंडीनी, महती, सूत्री वक्त्रा और त्रिदोषजा। ये 5 योनि रोग तीनों दोष से होते हैं। बहुत ही सरल भाषा में है। योनि रोगों के निदान कारण सुश्रुत में योनि रोगों के कारण लिखे हैं: मिथ्याचार, मिथ्या विहार, दुष्ट आर्तव, वीर्य दोष और दैव इच्छा। आजकल आयुर्वेद की शिक्षा न पाने से मर्दों की तरह स्त्रियां भी समय बेसमय खाती दूध और मछली, प्रभुति विरुद्ध पदार्थ और प्रकृति विरुद्ध भोजन करती, गर्म मिजाज होने पर भी गर्म भोजन करती, सर्द मिजाज होने पर भी सर्द पदार्थ खाती, दिन रात मैथुन करती, व्रत उपवास करती तथा खूब क्रोध और चिंता करती हैं। इन कारणों एवं इसी तरह के और भी कारणों से उनका आर्तव या मासिक का खून गर्म होकर उपरोक्त 20 प्रकार के योनि रोग करता है। इसके सिवा माँ बाप के वीर्य दोष से जिस कन्या का जन्म होता है उसे भी इन 20 योनि रोगों में से कोई न कोई योनि रोग होता है। सबसे प्रबल कारण दैवेच्छा है। 20 योनि रोगों के लक्षण। 20 प्रकार के जो योनि रोग हैं उनके लक्षण। जिस स्त्री की योनि से झाग मिला हुआ खून बड़ी तकलीफ के साथ गिरता है उसे ऊर्ध्वावृता कहते हैं। नोट: ऊर्ध्वावृता योनि रोग वाली स्त्री का मासिक धर्म बड़ी तकलीफ से होता है। उसके पेड़ों में दर्द होकर रक्त की गांठ सी गिरती है। दूसरा, जिसका आर्तव नष्ट हो यानी जिसके रजो धर्म न होता हो, अगर होता हो तो अशुद्ध और ठीक समय पर न होता हो, उसे बंध्या कहते हैं। जिसकी योनि में निरंतर पीड़ा या भीतर की ओर सदा एक ही तरह का दर्द सा होता रहता है, उसे विप्लुता योनि कहते हैं। जिस स्त्री के मैथुन कराते समय योनि के भीतर बहुत पीड़ा होती है, उसे परिप्लुता योनि कहते हैं। जो योनि
कठोर या कड़ी हो तथा उसमें शूल और चोटने की सी पीड़ा हो, उसे बातला योनि कहते हैं। इस रोग वाली का मासिक खून या आर्तव बादी से रूखा होकर सुई चुभाने जैसा दर्द करता है। नोट: यदि ऊर्ध्वाधरता, बंध्या, विप्लुता, परिलुप्ता नामक योनियों में वायु के कारण से दर्द होता रहता है, पर बातला योनि में उन चारों की अपेक्षा अधिक दर्द होता है। याद रखें, इन 5 योनि रोगों में वायु का कोप रहता है। जिस योनि में दाह युक्त रुधिर बहता हो, यानी जिस योनि से जलन के साथ गरम गरम खून बहता हो, उसे लोहिताक्षरा कहते हैं। जिस स्त्री की योनि पुरुष के मैथुन करने के बाद पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज दोनों को बाहर निकाल दे, उसे वामनी योनि कहते हैं। जिसकी योनि अधिक देर तक मैथुन करने से लिंग की रगड़ के मारे बाहर निकल आए, यानी स्थान भ्रष्ट हो जाए और विमर्दित करने से प्रसव योग्य न हो, उसे प्रसवनी योनि कहते हैं। अगर ऐसी स्त्री को कभी गर्भ रह जाता है तो बच्चा बड़ी मुश्किल से निकलता है। जिस स्त्री को रुधिर क्षय होने से गर्भ ना रहे, वह पुत्र घनी योनि वाली है। ऐसी योनि वाली स्त्री का मासिक खून गर्म होकर कम हो जाता है और गर्भगत बालक अकाल या असमय ही गिर जाता है। जो योनि अत्यंत दाह, पाक और ज्वर इन लक्षणों वाली हो, वह पितला है। खुलासा यूं समझें कि इस योनि वाली स्त्री की भग की भीतरी दाह या जलन होती है और भग के मुंह पर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है और पीड़ा से उसे ज्वर चढ़ जाता है। नोट: यद्यपि लोहितक्षरा, पर्शनी, पुत्रगनी और बामनी में पित्त कोप के चिन्ह पाए जाते हैं और ये चारों योनि रोग पित्त के ही होते हैं, पर पितला योनि रोग में पित्त कोप के लक्षण विशेष रूप से देखे जाते हैं। दाह, पाक, ज्वर पितला के उपलक्षण मात्र हैं। उनमें से नीला, पीला और सफेद आर्तव बहता रहता है। जिस स्त्री की योनि अत्यधिक मैथुन करने से भी संतुष्ट न हो, उसे अत्यंदा योनि कहते हैं। इस योनि वाली स्त्री एक दिन में कई पुरुषों से मैथुन कराने से भी संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि इस योनि वाली एक पुरुष से राजी नहीं होती और इसे गर्भ नहीं रहता। जिस स्त्री की योनि के भीतर गर्भाशय में कफ और खून मिलकर कमल के इर्द गिर्द मांस कंद सा बना देता है, उसे कर्कणी कहते हैं। जो स्त्री मैथुन करने से पुरुष से पहले ही छूट जाती है और वीर्य ग्रहण नहीं करती, उसकी योनि चारणा है। जो स्त्री कई बार मैथुन करने पर छूटती है, उसकी योनि अतिचरणा है। नोट: ऐसी योनि वाली स्त्री कभी एक पुरुष की होकर नहीं रह सकती। चरना और अतिचारणा योनि वाली स्त्रियों को गर्भ नहीं रहता। जो योनि अत्यंत चिकनी हो, जिसमें खुजली चलती हो और जो भीतर से शीतल रहती हो, वो कफजा योनि है। अत्यंदा, कर्णिनी, चरना, अतिचरणा चारों योनियों में कफ का दोष रहता है, पर कफजा में कफ दोष विशेष होता है। जिस स्त्री को मासिक धर्म ना होता हो, जिसके स्तन छोटे हों और मैथुन करने से योनि लिंग की खरदरी मालूम होती हो, ऐसी योनि को संधि कहते हैं। थोड़ी उम्र वाली स्त्री अगर बलवान पुरुष से मैथुन कराती है तो उसकी योनि अंडे के समान बाहर लटक जाती है। इस रोग वाली का रोग शायद ही आराम हो, इसको गर्भ नहीं रहता। जिस स्त्री की योनि बहुत फैली हुई हो, उसे महिती योनि कहते हैं। जिस स्त्री की योनि का छेद बहुत छोटा होता है, वह मैथुन नहीं करा सकती, केवल पेशाब कर सकती है, उसकी योनि को सूची वक्त्रा कहते हैं। नोट: ऊपर के योनि रोग बतादी दोषों से होते हैं, पर जिस योनि रोग में तीनों दोष के लक्षण पाए जाते हैं, वह त्रिदोष है। योनि कंद के रोग के लक्षण: जब दिन में बहुत सोने, बहुत ही क्रोध करने, अत्यंत परिश्रम करने, दिन रात मैथुन कराने, योनि के छिल जाने अथवा नाखून या दांतों के लग जाने से योनि के भीतर घाव हो जाते हैं, तब बतादी
दोष कुपित होकर पीप और खून को इकट्ठा करके योनि में बड़हल के फल जैसी गांठ पैदा कर देती है। उसे ही योनि कंद रोग कहते हैं। नोट: अगर बात का कोप ज्यादा होता है तो यह गांठ रूखी और फटी सी होती है। अगर पित्त ज्यादा होता है तो गांठ में जलन और सुर्खी होती है। इससे बुखार भी आ जाता है। अगर कफ ज्यादा होता है तो उसमें खुजली चलती है और रंग नीला होता है। जिनमें तीनों दोषों के लक्षण होते हैं उसे सन्निपातज योनि कंद कहते हैं। योनि रोग चिकित्सा में याद रखने योग्य बातें अभी हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 20 प्रकार के योनि रोग साध्य नहीं होते। कितने ही सहज में और कितने ही बड़ी दिक्कत से आराम होते हैं। इनमें से कितने ही तो असाध्य होते हैं, पर बाज औकात अच्छा इलाज देने से आराम भी हो जाते हैं। चिकित्सकों को योनि रोग के निदान, लक्षण, साध्य का विचार करके इलाज में हाथ डालना चाहिए। दूसरा, योनि रोग आराम करने के तरीके ये हैं। पहला, रुई में तेल का फाहा तर करके योनि में रखना। दूसरा, दवा की बत्ती, अगर कोई दवाई है तो उसकी बत्ती बनाकर योनि में रखना। तीसरा, योनि में धूनी या बफारा यानी भाप देना। चौथा, दवाओं के पानी से योनि को धोना। पांचवा, योनि में दवा के पानी वगैरह की पिचकारी देना और खाने की दवा देना। अगर योनि टेढ़ी या तिरछी हो गई हो अथवा बाहर निकल आई हो तो योनि को चिकनी और स्वेदित करके यानी तेल चुपड़कर और बफारों से पसीने निकालकर उसे यथास्थान स्थापित करना एवं मधुर औषधियों का बेस्वार बनाकर योनि में घुसाना। रुई का फाहा तेल में तर करके बला अनुसार योनि के भीतर रखना। इससे योनि के शूल, पीड़ा, सूजन और श्राव वगैरह दूर हो जाते हैं। टेढ़ी योनि को हाथ से नवाना, सिकुड़ी हुई को बढ़ाना और बाहर निकली हुई को भीतर घुसाना। वातज योनि रोगों में गिलोय, त्रिफला, दातुनी की जड़, इन तीनों के काढ़े से योनि को धोना चाहिए। इसके बाद आगे लिखा नताधय तेल, ये विशेष रूप से मोनिका बहन से विनती है कि इस तेल को जरूर बनाएं, और जो बहनें बना सकती हैं तो जरूर बनाएं। नताधय तेल बनाकर उसमें रुई का फाहा तर करके जब तक रोग आराम ना हो बराबर योनि में रखना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? कूठ, कूठ, सेंधा नमक, देवदारू, तगर और भटकैया का फल, इन सब को 5-5 तोले यानी 50-50 ग्राम लेकर अध कचरा कर लें, अधकूटा कर लें। और फिर एक हांडी में 5 सेर पानी भरकर उसमें कूटी हुई दवाएं डालकर औटाएं। जब 5वां भाग पानी रह जाए उतार कर मल कर छान लें। फिर एक कलाईदार कड़ाही में काले तिल का 1 पाव तेल यानी 250 ग्राम तेल, 250 ml तेल डालकर ऊपर से छना हुआ काढ़ा डाल दें और चूल्हे पर रखकर मंदी मंदी आग से पकाएं। जब पानी जलकर तेल मात्र रह जाए उतार कर शीतल होने पर छान लें और काग लगाकर शीशी में रख दें। इसी का नाम नताधे तेल है। नोट: पांचों वातज योनि रोगों पर ऊपर लिखा योनि धोने का जल और यह तेल अनेक बार परीक्षित है। जल्दी न की जाए और आराम न होने तक बराबर दोनों काम किए जाए तो 100 में से 90 को आराम होता ही होता है। पित्तज योनि रोगों में योनि को काढ़ों से सींचना, धोना, तेल लगाना और तेल के फाहे रखना अच्छा है। पित्तज रोगों में शीतल और पित्त शामक नुस्खे काम में लाने चाहिए। शीतल दवाओं के तरेड़े देने और फाहे रखने से अनेक बार तत्काल लाभ दिखता है। पित्तज योनि रोगों में गर्म उपचार भयानक हानि करता है। शतावरी धृत और बला तेल, ये दोनों पित्तनाशक प्रयोग अच्छे हैं।
कफ जनित योनि रोगों में शीतल उपचार कभी ना करना चाहिए। ऐसे योनि रोगों में गर्म उपचार फायदे करता है। कफज योनि रोगों में रूखी और गर्म दवाएं देना अच्छा है। आगे योनि रोग नाशक नुस्खों में पृष्ठ 297 पर लिखी संख्या 15 32 ऐसे रोगों में अच्छी पाई गई है। 297 पर लिखी संख्या 15, 297। वात से पीड़ित योनि में हींग के कलक में घी मिलाकर योनि में रखना चाहिए। पित्त से पीड़ित योनि में पंच बलक के कलक में घी मिलाकर योनि में रखना चाहिए। कफ जन्य योनि रोगों में सामादिक औषधियों के कलक या लुगदी में घी मिलाकर योनि में रखना चाहिए। अगर योनि कठोर हो तो उसे मुलायम करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। सनिपातक योनि रोगों में साधारण क्रिया करनी चाहिए। अगर योनि में बदबू हो तो सुगंधित पदार्थों के काढ़े, तेल, कलक या चूर्ण योनि में रखने से बदबू नहीं रहती। पृष्ठ 304 और क्रम संख्या 48 नुस्खा। आगे पढ़ेंगे इसे। याद रखें, सभी तरह के योनि रोगों में वातनाशक चिकित्सा उपकारी है, पर वातज योनि रोगों में स्नेहन, स्वेदन और बस्तीकर्म विशेष रूप से करने चाहिए। चरक में योनि रोगों पर धात आदि तेल लिखा है। इस तेल का फाहा योनि में रखने और उसी की पिचकारी योनि में लगाने से विलुप्ता आदि योनि रोग, योनि कंद, योनि के घाव, सूजन, योनि से पीप बहना वगैरह निश्चय ही आराम हो जाते हैं। यह तेल हमने जिस तरह आजमाया उसे नीचे लिखते हैं। धाव के पत्ते, आंवले के पत्ते, कमल के पत्ते, काला सुरमा, मुलेठी, जामुन की गुठली, आम की गुठली, कशीस, लोध, कायफल, तेंदू का फल, फिटकिरी, अनार की छाल, गुलर के कच्चे फल, इन 14 दवाओं को सवा सवा तोले लेकर कूट पीस लें। फिर एक सेर 2.5 पाव बकरी के पेशाब में ऊपर के चूर्ण को पीसकर लुगदी बना लें। फिर एक कढ़ाई में ऊपर लिखी बकरी के मूत्र में पीसी हुई लुगदी, एक सेर काले तिल का तेल और एक सेर 2.5 पाव गाय का दूध डालकर चूल्हे पर रखकर मंदाग्नि से पकाएं। जब दूध और मूत्र जलकर तेल मात्र रह जाए, उतारकर छान लें और बोतल में भर दें। नोट: अगर यह तेल पीठ, कमर और पीठ की रीढ़ की हड्डी पर मालिश किया जाए, योनि में इसका फाहा रखा जाए, पिचकारी में भरकर योनि में छोड़ा जाए, तो विलुप्ता, परिलुप्ता, योनि कंद, योनि की सूजन, योनि में घाव, योनि से मवाद बहना अवश्य आराम हो जाते हैं। इन रोगों पर यह तेल रामबाण है। बातला योनि में अथवा उस योनि में जो कड़ी, स्तंभ और थोड़े स्पर्श वाली हो, उसके पर्दे बिठाकर तिल का तेल का फाहा रखना हितकर होता है। अगर योनि प्रसनी हो, लिंग की रगड़ से बाहर निकल आई हो, तो उस पर घी मलकर दूध का बफारा दें और उसे हाथ से भीतर बैठा दें। फिर नीचे लिखे बेसवार से उसका मुख बंद करके पट्टी बांध दें। सौंठ, काली मिर्च, पीपर, धनिया, जीरा, अनार और पिपलामुल, इन सातों के पीसे कपड़ छन चूर्ण का पंडित लोग बेसवार कहते हैं। अगर योनि में दाह या जलन होती हो तो नित्य आंवलों के रस में चीनी मिलाकर पीनी चाहिए, अथवा कमलिनी की जड़ चावल के पानी में पीसकर पीनी चाहिए। अगर योनि में से राध निकलती हो तो नीम के पत्ते प्रभृति शोधन पदार्थों को सेंधा नमक के साथ पीसकर गोलियां बनाकर लेनी चाहिए। इन गोलियों को रोज योनि में रखने से राध निकलना बंद हो जाता है। अगर योनि में बदबू आती हो अथवा वह लिबलिबी हो तो बच, अड़ूसा, कड़वे परवल, फूल, प्रियंगू और नीम, इसके चूर्ण को योनि में रखें। साथ ही अमलतास आदि के काढ़े से योनि को धोएं। पहले धोकर पीछे चूर्ण रखें। कर्णिका नामक कफजन्य रोग, योनि रोग हो, गर्भाशय के ऊपर मांस का बढ़ा हो, तो नीम आदि शोधन पदार्थों की बत्ती बनाकर योनि में रखवाएं।
गिलोय, हरड़, आंवला और जमाल गोटा, इनका काढ़ा बनाकर उस काढ़े की धारों से योनि धोने से योनि की खुजली नष्ट हो जाती है। कत्था, हरड़, जायफल, नीम के पत्ते और सुपारी, इनको महीन पीस कर छान लें। पीछे इस चूर्ण को मुंह या उष्ट में मिलाकर सुखा लें। इस चूर्ण के योनि में डालने से योनि सिकुड़ जाती है और जल का स्राव या पानी का आना बंद हो जाता है। सफेद जीरा, काला जीरा, पीपर, कलौंजी, सुगंधित वच, अड़ूसा, सेंधा नमक, ज्वाखार, अजवाइन, इनको पीसकर चूर्ण कर लें। पीछे इसे जरा सेक कर इसमें चीनी मिलाकर लड्डू बना लें। इस लड्डू को अपनी जठराग्नि के बल माफिक नित्य खाने से योनि के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। योनि के सारे रोग किसे खाने से नष्ट हो जाते हैं? सफेद जीरा, काला जीरा, पीपर, कलौंजी, सुगंधित वच, अड़ूसा, सेंधा नमक, जवाखार और अजवाइन, इन सब को पीसकर छानकर चूर्ण कर लें। पीछे इसे जरा सा सेक कर इसमें चीनी मिलाकर लड्डू बना लें। इन लड्डुओं को अपनी जठराग्नि के बल माफिक नित्य खाने से योनि के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। नोट: इस खाने की दवा के साथ योनि में लगाने की दवा भी इस्तेमाल करने की से शीघ्र लाभ दिखता है। चूहे के मांस को पानी के साथ हांडी में डालकर काढ़ा बना लें। फिर उसे छानकर उसमें काली तिल्ली का तेल मिलाकर मंदाग्नि से पका लें। जब पानी जल कर तेल मात्र रह जाए, उतार कर छान लें और शीशी में रख दें। इस तेल का फुहा भिगोकर योनि में रखने से योनि संबंधी सभी रोग निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। नोट: चूहे के मांस को तेल में पकाकर तेल छान लेने से भी काम निकल जाता है। इस चूहे के तेल का फाहा योनि में रखने से अनर्थ से योनि का मस्सा और योनि कंद, गर्भाशय के ऊपर का मसाकंद निश्चय ही आराम हो जाते हैं। पर जब तक पूरा आराम न हो, सब्र के साथ इसे लगाते रहना चाहिए। चूहे को भूभल में दबाकर आम, बैगन प्रभृति की तरह उसका भरता कर लें। जब भरता हो जाए, उसमें सेंधा नमक बारीक पीस कर मिला लें। उस भरते हुए को योनि में रखने से योनि कंद, गर्भाशय की गांठ सी हो जाने का रोग निसंदेह नष्ट हो जाता है। पर देर लगती है। संख्या 11 की तरह योनि का मस्सा भी इसी भरते से नष्ट हो जाता है। नोट: संख्या 11 और 12 के नुस्खे हमारे परिचित हैं। अगर ऑनर से योनि के मस्से का और योनि कंद, योनि की गांठ आराम करने हो तो आप दोनों नुस्खों से अवश्य काम लें। इन दोनों रोगों में चूहे का तेल और भरता अक्सर काम करते हैं। करेले की जड़ को पीसकर योनि में उसका लेप करने से भीतर घुसी हुई योनि बाहर निकल आती है। योनि में चूहे की चर्बी का लेप करने से बाहर निकली हुई योनि भीतर घुस जाती है। पीपर, काली मिर्च, उड़द, सतावर, कूट और सेंधा नमक, इन सबको महीन कूट छानकर इस छाने हुए चूर्ण को सिल पर रखकर पानी के साथ पीसकर अंगूठे समान बत्तियां बनाकर छाया में सुखा लें। इन बत्तियों को नित्य योनि में रखने से कफ संबंधी योनि रोग, अत्यंदा, कर्णिका, चरना और अतिचरना एवं कफजा योनि रोग निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। योनि बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। यह रोग हमारा आजमुदा है। तगर, कूट, सेंधा नमक, भटकैया का फल और देवदारू, इनका इनको तेल में पकाकर उसी तेल का रुई का फाहा भिगोकर योनि में लगातार कुछ दिन रखने से बातर योनि, ऊर्ध्वाधरता, बंध्या, विप्लुता, परिलुप्ता और बातला योनि रोग अवश्य आराम हो जाते हैं। इसका नाम नताधे तेल है। इसके बनाने की विधि पीछे दी जा चुकी है। तेल का फाहा रखने से पहले गिलोय, त्रिफला और दातुन की जड़ के काढ़े से योनि को सींचना और धोना जरूरी है। दोनों काम करने से बादी के पांचों योनि रोग निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। अनेकों बार परीक्षित है। तिल का तेल 1 सेर, गौमूत्र 1 सेर, दूध 2 सेर, गिलोय का कलक 1 पाव, इन सबको कढ़ाई में चढ़ाकर मंदाग्नि से पकाएं। जब तेल मात्र रह जाए तो उतार कर छान लें। इस तेल में रुई का फाहा भिगोकर योनि में रखने से बताजी योनि पीड़ा शांत हो जाती है। बादी
कि योनि रोगों में यह तेल उत्तम है। इसका नाम गडुचिरादि तेल है। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। स्वाध्याय के लिए 20 प्रकार के योनि रोग और उनके सबसे सरल उपचार, जिसमें योनि का, अगर योनि रोगों से और योनि के गर्भाशय से रोगों से बचना हो तो योनि की धोना, सफाई करना और भाप देना, तेल से तर करना, ये उत्तम उपचारों में से हैं। इसी का दूसरा रूप हमें डॉक्टर साजिया दीदी के सानिध्य में अजवाइन, लौंग और नमक की भाप देने की विधि विधान जानने से और अरंड के तेल की मसाज करने से और योनि में अनेकों बार अलग अलग जरूरत के अनुसार फिटकिरी की बाती बनाकर या अरंड तेल की बाती बनाकर रखने से पिछले 8 सालों में अनेकों बार स्वस्थ समृद्ध परिवार को स्त्री रोग मतलब नारी शक्ति के इस अनकहे और ना बताने वाले कष्टों को दूर किया है। तो आप सभी से विशेष रूप से विनती है कि नारी सुरक्षा के इस अभियान में स्वास्थ्य रक्षक बने बनाएं अभियान में स्वाध्याय के लिए जरूर जुड़ें और रात्रि चौपाल में आप अनुभवों के लिए जरूर जुड़ें। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत। जय राज्यवाद। आप में से किसी का प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। जो मुझे अभी समझ बन रही है इस कार्य को करने में, जितनी समझ बनी है उसके अनुसार आप सभी के साथ हम सभी मिलकर इस जंग में, आज की वर्तमान परिस्थिति में जंग लड़ते हुए भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर के रूप में देकर जाना है। इससे अभी जो स्वाध्याय हुआ है इससे संबंधित अगर किसी का प्रश्न है, और कल हम चर्चा करेंगे, अभी कल चर्चा करेंगे बांझपन पे, प्रेगनेंसी, गर्भधारण के ऊपर। कल का विषय होगा गर्भधारण के ऊपर। आज इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप जरूर करें। कल बात करेंगे गर्भधारण के ऊपर। शेख मलिक। भैया आप मैं तो पूरा सुना नहीं, लास्ट में सुन रहा था। बात पीड़ित यूनि रोग नहीं समझ में आया। ये ऐसा कैसे समझ में आया कि बात पीड़ित है? ऐसे आयुर्वेद में भाषा कहा जाता है वात, पित्त और कफ। ठीक है। तो वात, पित्त और कफ, इन 3 तरह के दोषों को देखते हुए योनि के संबंधित जो रोग हैं, हम लोग वो भी ऐसे ऐसे रोग हैं। तो आयुर्वेद की पुस्तकों के स्वाध्याय से जो जानकारी मिली है, 20 प्रकार की योनि होती है। तो इसके बारे में जब कोई खुली किताब हो, हमारी माँ बहन बेटियां को थोड़ी सी जानकारी हो, जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास कई बार फोन आते हैं तो उसमें से वो खुद ही बताते हैं कि मैं कई जगह जाते जाते एक वैद्य के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपका योनि में जो है पित्त प्रधान है, पित्त का दोष है, वात का दोष है, कफ का दोष है। तो हमें, जिन्हें पता चल गया कि मुझे पित्त का दोष है, तो भाई गर्म चीजें तो बिल्कुल ही नहीं खानी, कफ का दोष है तो ठंडी चीजें नहीं खानी। इस तरह की कुछ जानकारियां जो हम करते हैं उसके लिए। और बाकी जब शुरू से देखेंगे और प्रयास करूंगा कि इसका कॉपी पेस्ट करके मैं एक पोस्ट के रूप में आप सभी के लिए नारी सुरक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पे डाल दूंगा। चैनल पे क्या हुआ, हमेशा पड़ा हुआ रहेगा। ये चैनल का लिंक ग्रुप में है? हाँ, चैनल का लिंक है। वो अभी कोई ना कोई चैनल का लिंक डाल देंगे। परमेश्वरी दीदी या जो भी अपने नारी सुरक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल, नारी सुरक्षा का जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक आप चैट बॉक्स में शेयर कर दें। ओपी ठाकुर भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया।
एक चीज तो मूसक तेल जो हुआ वो यूट्रस प्रोलप्स के बारे में है, लेकिन योनि के भीतर के बारे में नहीं समझ पाए कि उसकी निशात पहचान होगा। यो जो मैंने करेले का जड़ के लेप लगाने के लिए। जी, जो आगे का जो भग का हिस्सा होता है ना, वो अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है। जी जी। जी और ऐसे साधारण बोलचाल की भाषा में कफ पित्त वायु के अनुसार जिसका प्रदर रोग है उसको समझेंगे कफ दूषित है, जिसका रक्त प्रदर है वो पित्त दूषित है, लेकिन वातज योनि को कैसे पहचान पाएंगे कि वातज। बातज में सबसे ज्यादा है दर्द। देखिए, हमें क्या राजीव भाई की सरल भाषा में क्या क्या आगा कि जो जहां दर्द है वहां बात है। जहां दर्द है वहां बात है। वहां जी बात का दोष है, वायु का दोष है। जी भैया धन्यवाद। धन्यवाद। रीना बहन। वंदे मातरम भाई। धन्यवाद वंदे जी। मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया जी, जो खारिश और मतलब जलन की प्रॉब्लम होती है, जैसे इंग्लिश टॉयलेट पे बैठने से तो ज्यादा ही होती है, तो भैया उसके लिए कुछ बताना। जी, ऐसा है, उसके लिए तो अगर नॉर्मल सी बात करी जाए तो नीम नीम जो है ना, नीम के पत्तों का काढ़ा जी। और नारियल तेल लगाना। हमने उसे, आपको याद होगा, साजिया दीदी एक बार जब बता रही थी तो उन्होंने एक बार बताया था कि उनके पास कोई एक पेशेंट आई थी, रोगिणी आई थी, जिसके योनि में सड़े हुए अंडे की तरह पूरा का पूरा मवाद भरा पड़ा था, और उन्हें सिर्फ नारियल के तेल से उसका ठीक कर दी थी। जी, आशा गुप्ता दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम। मातरम सभी को। जो दीदी अभी सवाल पूछ रही थी उसका जवाब मैं मेरे पास भी मैंने अपना खुद का आजमाया हुआ है और हर बार काम किया है। तो मुझे बहुत खुजली रहती थी और जल्दी इन्फेक्शन हो जाता था। तो नारियल के मैंने एक छोटी सी डब्बी ले ली, उसमें नारियल के तेल में मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं, वो डाल के एक जैसा पेस्ट जैसा बना के मैंने बाथरूम में ही रख लिया। और जब मैं आप एक बार लगाओगे, दो बार लगाओगे, तीसरी बार तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उससे एक चीज मतलब वो ठीक एक ही दिन में ठीक तो हो ही जाता था, साथ में जो मुझे बार बार जल्दी जल्दी होता था वो भी गीलेपन की वजह से होता था मुझे। तो वो भी मेरे को अब बहुत ना के बराबर हो गया है, अब नहीं होता मुझे। तो ये मेरे पास बहुत जादुई असर किया, नारियल के तेल में मीठा सोडा डालकर पेस्ट जैसा बना के उसको आप अप्लाई करके देखिए, बहुत जादुई असर है इसका। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे साथ बहुत सारी बहनें जुड़ी भी हैं, तो मैं अभी हम एक सुमन पाल दीदी का सवाल लेने के बाद साजिया दीदी के द्वारा बताया गया भाप, क्योंकि भाप जो है, भाप लेना, ये कफ और बात यानी 10 तरह के योनि रोगों को तो और गर्भाशय के रोगों को नष्ट करेगा ही करेगा। तो उसके ऊपर जो पहले से जुड़ी हुई बहनें हैं, उनके अनुभवों को आज हम सुनते हैं। भाप लेने से क्या क्या लाभ मिला है। सुमन पाल बहन, दीदी बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया जी, मुझे भी है ना पेट में बहुत दर्द होता था पीरियड के समय पे, और इन्फेक्शन भी रहता था। तो मैंने सबसे ज्यादा नीम के पानी से धुलाई की थी। हर हर हफ्ते मतलब एलर्जी सी खुजली सी होती थी, तो मुझे नीम के पानी का सेवन करना होता था, तो तब ठीक हो जाता था। और पेट में दर्द तो मेरा जब पीरियड होता है तो अब पहले से कम होता है, जब से मैंने पैड यूज किया है और भाप लेना शुरू किया है, तो अब दर्द कम होता है, लेकिन दर्द भी बहुत होता था। और ऐसा नहीं दर्द होता था कि काम भी नहीं होता था मेरे से। और भैया जब पता चल रहा है कि हाँ दर्द होता है, इसलिए मेरा शरीर वात गैस बनती है, मतलब वात है, तो इसलिए खुजली एलर्जी वगैरह है। तो जैसे आपने स्वाध्याय किया तो अब पता चला है भैया जी इस चीज के बारे में भी। धन्यवाद भैया जी। जी, अब मैं चाहता हूँ सभी बहनें जो स्वास्थ्य रक्षक बनने की होड़ में लगी हुई हैं जी जान से, तो आप सभी भाप
जो साजिया दीदी के द्वारा बताया गया बहुत ही सरल तरीके से अजवाइन, लौंग और नमक, इनका पानी में उबाल के भाप लेने से जो भी लाभ मिला है या जैसा भी अनुभव रहा है उसे औरों तक पहुंचाने के लिए और माँ बहन बेटियों में उसके प्रति विश्वास और करने का भय खत्म करने के लिए आप अपने अनुभवों को शेयर करें। तो सबसे पहले चलते हैं महक खान दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम मातरम। सभी भाइयों को। मेरे तो भैया एक तो डेट टाइम पे नहीं आती थी, और शरीर भी मेरा जो योनि थी थोड़ी बाहर की तरफ भी थी, उसमें मैंने भाप ली थी 15 दिन। उससे मेरे डेट भी सही टाइम पे आने लगी थी, मासिक धर्म भी। और जो मुझे यूं उकड़ू बैठने पर यूं रहता था, नीचे भारीपन सा रहता था, बैठा नहीं जाता था, उसमें भी मुझे फायदा मिला। और इन्फेक्शन और ये खारिश वगैरह भी रहती थी, इसमें भी मुझे भाप से ही आराम मिला था, भाप लेने से ही। मैंने 15 दिन ली थी भाप शुरू में ही लगातार, क्योंकि मुझे 6-7 साल से परेशान थी। मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो तभी मेरे मेंसेज आते थे, वरना आता ही नहीं था मासिक धर्म ये। लेकिन जब मैंने भाप लेना शुरू किया ना, और ये भाप से ही मुझे आराम मिला था, इससे सबसे ज्यादा। ये जो नड़े वगैरह भी सड़े होते पेट में, इसमें भी मुझे उससे भाप से ही आराम मिला था भैया जी दीदी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत भैया आगे की मंच संचालन करें। मुझे 2 मिनट काम है, कोई आ गए हैं। हेमंत भैया। जी संजू बहन। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जी, फीडबैक तो इसका बहुत अच्छा है। जब से मतलब मैंने खुद पे तो आजमाया नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी भगवान की दया से। पर जब से मुझे इस चीज का पता चला, स्टीम लेने से, लौंग अजवाइन की स्टीम लेने से क्या फर्क पड़ता है, तो मेरे पास काफी लड़कियां वगैरह आती थी। तो 2-3 तो ऐसी लड़कियां हैं जिनके डेट काफी टाइम से नहीं आ रही थी, तो उनको भी रेगुलर हुआ है। और फिर मेरी खुद की लड़की को भी पेट वगैरह ज्यादा दर्द होता था, तो उसमें भी बहुत फायदा हुआ है। और जैसे मतलब लिकोरिया लिकोरिया वालों को भी मैंने मतलब इस चीज का भी बताया था भी 2-3 दिनों में चाय ले ले, पर एक बार स्टीम जरूर ले, और फिर फिटकड़ी के पानी से साफ करके अंदर नारियल तेल डालें, तो उससे भी उन लोग लड़कियों को फायदा हुआ। और अरंड का तेल, जैसे जिसको इन्फेक्शन है अंदर और है, तो उसमें अरंड तेल का भी यूज बताया मैंने। जैसे वो रुई की बत्ती डुबो लेना और धागे से बांध लेना और योनि मार्ग में छोड़ देना, तो उससे दो दो बार यूज करने से लड़कियों को इन्फेक्शन वगैरह में भी काफी आराम मिला। मतलब स्टीम का तो कहना है कि मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैं ले लेती हूँ 2-3 दिनों में। जी भैया, जी दीदी, धन्यवाद बहुत भैया। धन्यवाद दीदी। सुषमा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। अ, मैंने भी भाप ली थी। मैंने एक सप्ताह में जैसे 2 बार लेके ऐसे करके, और 6-7 दफे ली थी, क्योंकि मुझे पीरियड नहीं आते। डेट चली गई है तो समय से पहले चली गई थी, तो मैंने सोचा था देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरा कई बार पेट दर्द करता था। पीरियड्स नहीं आए, लेकिन पेट में बहुत हल्कापन फील हुआ। और जैसे गैस की तकलीफ होती है ना बहुत महिलाओं को, तो उसमें मेरे को काफी फर्क पड़ा। और कईयों को जैसे बताती भी हूँ कुछ महिलाओं, तो उनको भी अच्छा लगता है लेने जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा दीदी के माध्यम से हमने जाना कि मासिक धर्म में ही भाप लेना जरूरी नहीं है। इस भाप को हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने तो भाइयों को भी दिलाने की कोशिश की है, कई भाइयों ने दिल्ली भी है और लेने के बाद बहुत अच्छे अनुभव भी दिए हैं। तो ये जरूरी नहीं कि मासिक धर्म जिनको आता है वही भाप लें, नहीं। जीवन जिसको मिला है, मानव जीवन जिसको मिला है, वो कोई भी भाप ले सकता है। भाप लेने की प्रक्रिया है वही 1-1.5 लीटर पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच अजवाइन डाल लें और 10 लौंग कूट के डाल लें, थोड़ा नमक डाल लें सेंधा,
और इसको एक भगोने को बाल्टी में रख लें और बाल्टी के ऊपर टॉवल या फिर कोई पुरानी चादर वगैरह लपेट लें ताकि बैठने में चुभन ना हो। उसके बाद उस नीचे के कपड़े हटा के उस बाल्टी के ऊपर बैठ जाएं, चाहे बहन है चाहे भाई है, और 15 से 20 मिनट तक जितनी कैपेसिटी है अपने बॉडी की उतनी देर भाप ले लें। और उसके बाद आप रिलैक्सेशन जैसे ही नॉर्मल काम करते हैं। हाँ, एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि पंखे के नीचे तुरंत ना आए, एसी में तुरंत ना आए, हवा में तुरंत एकदम से ना जाए, क्योंकि पहले हमने इंटरनल भाप दी है और बाद में एकदम से हवा ठंडा नहीं देना होता, उससे नुकसान भी हो सकता है। जी परमेश्वरी दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम दीदी, सभी को वंदे मातरम। आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी बिल्कुल। जी जी, मेरे भी पीरियड गए तो 6-7 साल हो गए, लेकिन मैंने भी जो साजिया दीदी ने बोला था कि भाप लेनी चाहिए तो मैंने भी ली थी। तो मुझे बहुत डकार आ रही थी, 2-3 दिन मैंने ली। काफी जैसे दबाते हैं तब आता है ना, मालिश करते हैं तब डकार आती। तो भाप लेने से मुझे बहुत डकार आ रही थी। फिर मुझे कभी कभी योनि में ऐसे स्मेल सी आती थी, तो उसके बाद में मैंने फिर भी ली थी, तो उससे मुझे काफी आराम मिला। और योनि को मैं हमेशा ऐसे फिटकरी के पानी से सफाई करती रहती हूँ, तो उससे मुझे ये ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती। कभी कभी ये ऐसी स्मेल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं ये फिटकरी के पानी से सफाई करती हूँ, और जैसे एनिमा के यूज से और अंदर तक उसको योनि से सफाई कर लेती हूँ, योनि की फिटकरी के पानी से। और भाप भी कभी कभी लेती हूँ, तो उससे मुझे काफी आराम मिलता है। जी दीदी, धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो जैसे पहले हम सुषमा दीदी के माध्यम से भी जाना, अब परमेश्वरी दीदी के माध्यम से भी जाना कि मासिक धर्म के होना ही जरूरी नहीं, भाप हम किसी भी समय ले सकते हैं। जी सुनीता गौतम दीदी। जी वंदे मातरम दीदी। जी दीदी वंदे मातरम। जी, जैसे कि पहले भी जैसे सभी बहनों ने बताया, वैसे ही मुझे भी पीरियड में बहुत दर्द होता था ना, ये तो आप सबको ही पता है। मैं भी मतलब भाप यही लौंग अजवाइन का ले रही हूँ, अभी भी कभी कभी लेती हूँ। तो मेरे साथ ये होता है कि पीरियड अब थोड़ा सा पहले से कम हो गया है, और पीरियड के टाइम में अब की हमें दर्द भी नहीं हुआ, लेकिन पीरियड के बाद हमें दर्द हुआ, और हल्का सा सफेद पानी टाइप था जैसा लग रहा था, और दर्द हो रहा था। लेकिन भाप लेने से भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। जी दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ जी, और थोड़ा सा मतलब यही जो बाद में दर्द और सफेद पानी हल्का हल्का, और थोड़ा सा जैसे मिर्ची जैसी जलन और खुजली बन गई है। इसके लिए दीदी भाप के बाद आप तेल लगाना जरूरी है। खुश्की आती है किसी को, जिसके ड्राई स्किन है उसको खुश्की जी आती है, तो वो तेल जी जरूर लगाएं। जी। और वैसे एसिडिटी, तेल लगाना है। जी जी दीदी। दीदी, जैसे भैया जी से आप बोल दीजिएगा कि जैसे कुछ वो होम्योपैथिक में मुझे एसिडिटी के लिए बता दे, बहुत ज्यादा बन रही है, मतलब कोई भी कुछ भी खाने, कोई भी ठीक, दवाई खा लो। इस विषय पे भी बात करेंगे एक दिन, चौपाल में जुड़े रहें, ये पूरा टॉपिक लेंगे आज। जी एसिडिटी वाला वो खाली पेट वाला कैप्सूल सबके घर में अवेलेबल है, सबके बेड के दोनों साइड ड्रावर है तो दोनों ड्रावर में अवेलेबल है, बैग हाथ में है तो बैग में है। इस विषय पे भी ये गहन विषय है, हल्के में लेने वाला नहीं है। इस पे भी एक दिन पूरा विषय बात करेंगे दीदी, आपकी बात सच है। यहाँ पे सीने में हाथ में एसिडिटी की वजह से दर्द होता है, और पूरा जैसे ही दबाव थोड़ा सा भी डकारे आते हैं। जी हाँ जी जी। दीदी जरूर लेंगे। अब है आशा गुप्ता दीदी, आपने फिर से किया है या फिर? जी दीदी। जी दीदी, मैंने दोबारा किया है, सिर्फ ये बोलने के लिए कि अभी कोई दीदी ने बोला था कि जैसे खुजली वगैरह होने पर या अगर स्मेल आ रही है तो फिटकरी के पानी से धो ले। तो उसमें एक हमें बात ध्यान रखनी है कि जिसकी वातज योनि है, यानी कि उससे सूखापन रहता है, तो वो फिटकरी का पानी यूज ना करे, क्योंकि उससे फिटकरी के पानी से और सूखापन आता है। तो उसके लिए दूसरा उपाय है, जैसे हमने बात करी अभी, कि बेकिंग सोडा है या कुछ और यूज कर लो, नीम नीम के पत्ते से धो लो। लेकिन वातज वाली योनि, जिसको गैस का प्रॉब्लम रहता है या सूखापन रहता है नीचे,
वो फिटकरी का पानी ना यूज करे। ये बस दीदी बोलना था। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी फिटकरी का प्रयोग करता है तो नारियल तेल जरूर लगाएं, ये हमने पहले भी बोला था और ये साजिया दीदी ने भी बोला था। वैसे भी बहनों को जैसे पैरों की मालिश जरूरी है, हाथों की मालिश जरूरी है, वैसे योनि मार्ग में तेल की बत्ती रखना भी बहुत जरूरी है। वो भी आप चाहे महीने में 2 बार रखें, पर मेरी एक विनम्र निवेदन है, चाहे वो आपको समस्या कोई है या नहीं है, पर आप तेल की बत्ती बना के जरूर रखें। उसके लिए बहुत ज़्यादा समय का नहीं होता। एक बत्ती बनाएं, थोड़ी सी मोटी बत्ती बनाएं, जैसे हम काजल फाड़ने के लिए मोटी बत्ती बनाते हैं, वैसे कॉटन की, हमारे भाषा में राजस्थानी में और हरियाणवी में मैं बात करूं तो लोगड़ कहते हैं। आप उसको कॉटन कह दो, आप उसको कपास का जो बनता है कुछ भी कहो, जो सर्दियों में रिजाई या तकिए में डलता है, अब वाला फाइबर नहीं, वो जो कॉटन पहले का था वो वाला, उसका बत्ती बनाए। और उसको आप जो जिसको नारियल तेल की है आवश्यकता, नारियल तेल में, जिसके घर में सरसों का तेल है सरसों का तेल, जिसके घर में अरंड तेल है अरंड के तेल, जिसके घर में कोई तेल अवेलेबल नहीं है तो घी में रखें और अपने योनि मार्ग में रख दें। उसके लिए धागा हम इसलिए बंधवाते हैं कि कई बहनें हमारे साथ ऐसी भी जुड़ी जिन बहनों ने वो बत्ती रख के वो अंदर ही चली गई। इतनी भी ना समझ ना बने, थोड़ा ध्यान रखें कि एक धागा बांध दें ताकि उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जब अब आप रात को कभी भी वॉशरूम जाते हो तो इसको निकाल के छोड़ दें, दोबारा उसको नहीं लगाना होता क्योंकि उसमें इन्फेक्शन आता है। उस बत्ती को एक बार प्रयोग करें, दूसरी बार दूसरी नई प्रयोग करें जब आपको करना होता है। ठीक है, ये जीवन में जरूर करें। जिनको भी योनि मार्ग मिला है, रखने का स्थान जिसको मिला है, वो ये जरूर करें। जी, अंजना गोयल दीदी। हाँ दीदी, मेरे ना जैसे है ना पीरियड्स है ना 1 साल बाद आए, और है ना अब एकदम थोड़े थोड़े होते हैं और दर्द पूरा होता है, मतलब जैसे है ना पहले होता था दर्द वैसे ही दर्द रहता है, और मतलब हल्का सा जलन टाइप का भी होता है, तो उसके लिए क्या करूं दीदी? दीदी, मेरे पास फ़ोन आ गया था, मैं आपकी आवाज़ को सुन नहीं पाई थी। या तो फिर से बात करें या फिर गोविंद भैया आपने सुना हो तो अगर फ्री हो तो क्या आप सम देख लें। जी दीदी, दोबारा बोलिएगा। अंजना दीदी, मैं भी थोड़ा सा काम में लगा हुआ था। ना मतलब 1 साल बाद है ना पीरियड्स आए थे, मेरे पीरियड्स बंद हो गए थे। उम्र कितनी है? मेरी अब 51 है। जी, तो और आगे बताएं। फिर है ना 1 साल बाद आए, और उसके बाद है ना क्या है, एकदम हल्के हल्के पीरियड्स आ रहे हैं अब, हर महीने के महीने आते हैं, लेकिन दर्द बहुत है, और इतने हल्के आते हैं कि इतना भी पता नहीं पड़ता कि ब्लीडिंग हो रही है, इतना भी नहीं पता पड़ता, मतलब मेरे को वैसे देखना पड़ता है अंगली डाल के कि मेरे ब्लीडिंग हो रही है करके, जी इतना दीदी। इतने हल्के हैं तो है ना। और फिर दर्द वैसे के वैसा बना हुआ है जैसा दर्द वैसे पीरियड्स आते हैं ना, खुल के पीरियड्स आते हैं तब होता है वैसा दर्द होता है, और जलन बहुत होती है, मतलब योनि मार्ग में जलन बहुत होती है मेरे। जी दीदी, वहां पे तो आप नारियल का तेल का फोहा लगाएं, नारियल तेल लगाएं, और अजवाइन हम्म, मेथी उबाल के उसमें घी मिला के पिएं। अच्छा। ठीक है। आशा गुप्ता दीदी। आशा गुप्ता बहन। भैया सॉरी, पहले का ही खड़ा है। अच्छा, पहले कहिए। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से आज आपने भाप लिया दीदी। जी दीदी, भैया मैंने लिया था भाप, और मैंने आपको बताया था कि मेरा मासिक धर्म आने वाला है, तो भाप लेते ही मासिक धर्म स्टार्ट हो गया, और बहुत अच्छे बहुत से बढ़िया। अच्छे से ही ब्लीडिंग हो रही है, और थोड़ा थोड़ा सा उसमें कुछ ब्लैक पार्ट भी निकल रहा है, तो मुझे लगता है कि अशुद्धियां निकल रही है, लेकिन इस बार मुझे दर्द बहुत ज्यादा है, शायद गैस बहुत ज्यादा है उसकी वजह से। लेकिन ये चीज मुझे लगी फर्स्ट टाइम में ही, कि मैंने अच्छे से, जब तक पानी गर्म था तब तक मैं कल बैठी रही, और यही लगा मुझे कि फटाफट से स्टार्ट हो गई ब्लीडिंग, और मतलब
अच्छे से फ्लो है। जी दीदी। और अगर बहुत ज्यादा भी दर्द है तो आप भी अजवाइन और मेथी उबाल के उसमें घी मिला के पी लीजिएगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है। जी। और जैसा कि मुझे अभी आपसे बात है तो एक छोटा सा बता दूं। एक बहन थी, बेटी थी, जिसको 4 महीने से पीरियड नहीं आ रहा था। उसने एक दिन ही भाप ली और उससे का पीरियड आ गया था। तो ऐसे अनेकों अनुभव हैं। अब हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं गुजरात से, अहमदाबाद से अरुणा दीदी। अरुणा दीदी अपने जीवन के दर्द को बताएंगी। जीवन के दर्द को, एक माँ का दर्द कैसा होता है, उस दर्द को बताएंगी, योनि रोग से संबंधित, गर्भाशय रोग से संबंधित। जी दीदी प्रणाम, वंदे मातरम दीदी। माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक जो वहाँ पे माइक है उसको अनम्यूट कर लीजिए। किया भैया जी, आ रही है आवाज? हाँ जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नमस्ते भैया जी, वंदे मातरम भैया जी। जी मेरी बेटी को मतलब जब वो उम्र लायक हुई तो डॉक्टर ने बोला अपेंडिक्स है। ये लेकिन एक्चुअल में उन्हें अपेंडिक्स नहीं था, उसका कोई यूट्रस का साइज छोटा था। तो डॉक्टर ने अपेंडिक्स निकाला तो उसके साथ में अपेंडिक्स से थोड़ी सी दूरी से उसे मिस्टेक बाय मिस्टेक यूट्रस की जो एक लेयर है वो उसके उससे निकल गई। और उसका यूट्रस बहुत छोटा स्मॉल साइज का था। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। हर बार भयंकर प्रॉब्लम होती, 2 बार मतलब वो ब्लीडिंग निकलवाने, क्योंकि ओवरी नॉर्मल थी इसलिए हर पीरियड आता था लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाता था। इसके कारण भयंकर तकलीफ होती थी। उसके नीचे छोटी छोटी फुंसियां हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मतलब इतना पेन होता था, कभी पर्स पड़ जाती थी, 2-2 3-3 चम्मच बड़ी वाली टेबल स्पून पर्स निकलती थी तब राहत मिलती थी। बहुत सारे डॉक्टर दिल्ली बॉम्बे, बॉम्बे के बहुत बड़े डॉक्टर्स में लेडी डॉक्टर सबको दिखाया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं। एक बार टेम्पररी होता था फिर कुछ भी नहीं हुआ। उसका साइड इफेक्ट बहुत आया, टैबलेट्स का पूरी जीभ काली जैसी हो गई। बाद में किसी के वाया वाया थ्रू भैया जी से मिलना हुआ 2-3 साल 4 साल के आसपास में। उन्होंने जो ये होम्योपैथी की दवाई बताई उससे काफी राहत मिली। लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी फुंसी होती है, एकदम पिन जैसी साइज की। उसमें पर्स आता है एकदम छोटा सा, एक कोई डॉट होवे उतना, लेकिन वो बहुत भयंकर पेनफुल होता है। जो किडनीज ऊपर लेडीज का जो होता है जिसमें सेंशंस होता है वहां पे भी उनकी स्वेलिंग हो जाती थी, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन भैया जी की होम्योपैथी की दवाई से काफी रिलीफ मिला है। एटलीस्ट उसका पेन होना काफी बंद हुआ है। अभी होता है कभी कभार रेयर, लेकिन हाँ पहले डॉक्टर की दवाइयों से और उससे काफी आराम है। कभी कभार पेन होता है, बाकी रेगुलर जो पेन होता था रोज, जो वो उठ के स्कूल भी नहीं जा पाती थी, कॉलेज भी नहीं जा पाती थी, भयंकर पेन, उससे काफी रिलीफ मिला है। लेकिन हाँ उसका जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट वगैरह कराया उससे बहुत मतलब साइड इफेक्ट बहुत आया। अब लाखों का खर्चा भी भयंकर हो गया, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हम, डॉक्टर के ऊपर तो क्लेम कुछ नहीं कर सकते अपने। अब उसका है वर्जाइना हम लोगों ने रिक्रिएट कराया, डॉक्टर के हिसाब से तो पूरा है लेकिन अभी भी वो छोटा है, मतलब कम खुला हुआ है। अब डॉक्टर तो वापस वही कहते हैं कि तुम ऑपरेट करा लो, ये है वो है। लेकिन ठीक है भैया जी की मैं के ऊपर आशीर्वाद से शायद कोई रास्ता मिल जावे तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाएगा, यही उम्मीद से है। लेकिन हाँ भैया जी का बहुत बड़ा एहसास है, एहसान है हमारे ऊपर। और भगवान की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। वो एक भगवान के रूप में, इंसान के रूप में भगवान का अवतार कह सकते हैं। अदरवाइज तो बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि मेरी डॉटर भयंकर डिप्रेशन में चली गई थी। वो सुसाइड की बात करती थी। लेकिन हाँ अभी ठीक है, काफी अच्छी है, जॉब पे जाती है, सब कुछ अच्छा है। तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ भैया जी जैसे इंसान ही धरती पे पैदा हुए। यही मुझे कहना है। दीदी की बेटी के 15 साल की उम्र के आसपास की तकलीफ हुई थी, पेट दर्द का। अपेंडिक्स का हाँ ऑपरेशन हुआ फिर भी वो पेट का दर्द नहीं गया। फिर उसके बाद योनि का ऑपरेशन हुआ, गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ, तब भी नहीं दर्द गया। योनि को बड़ा करने का ऑपरेशन हुआ, लगभग
चार या 5 ऑपरेशन हो चुके हैं ना दीदी पिछले कई सालों में। हाँ अभी वो हाँ 26 साल की है और 15 साल की उम्र से 11 साल में लगभग 4 बार ऑपरेशन हो चुका है अलग अलग तरीकों का। हाँ। और ना उन्होंने यूट्रस को 2 जो छोटे छोटे साइज थे उनको ना उन्होंने बोला कि ये जॉइंट हो जाएगा और उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन पूरा चीर के किया, लेकिन कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ भी रत्ती भर भी नहीं आ रहा। और वो बोलते हैं छोटी छोटी सिस्ट्स है। अभी वो सीट्स से कहते हैं कि हम लोग निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वो यूरिन ब्लैडर के बाजू में है, तो वो बहुत रिस्की मतलब हो जाता है। अभी पता नहीं, अभी निकाला नहीं निकाला ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ वो सीट्स बोलते हैं कभी कभार बहुत पेन होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन काफी आराम में पहले करते हैं। और ऑपरेट तो बहुत मतलब काफी बड़ा सारा ऑपरेशन था जो हर किसी की सहन करने की हिम्मत नहीं होती है। बहुत बड़ा ऑपरेशन था, काफी टांके आए। ओवरी जिसमें नॉर्मल थी तो भी उन्होंने पता नहीं क्या किया है, भगवान जाने। अभी डॉक्टरी की भाषा में अपन कुछ नहीं समझ सकते हैं और ना ही क्लेम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ भाई, भैया जी की वो होम्योपैथी की दवाई से काफी रिलीफ मिला है। जी अभी जी अभी भैया जी तेल की ट्राई कर रहे हैं, तो अच्छा है, कोई चीज अच्छी चीज निकल जावे तो बेटर है। बीच में वो नारी सुरक्षा पैड भी यूज किया, उससे काफी आराम मिला। वो रेगुलर अभी भी यूज करती है, विदाउट मतलब जब से पीरियड नहीं आता तो भी यूज करती है कि पेन नहीं होए करके। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। जियोमी नाम चेंज कर लो, पढ़ी लिखी लग रही हो, अपना नाम चेंज करो, रीनेम करो। माइक अनम्यूट करो, क्या नाम है गुड़िया? माइक अनम्यूट करो, आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कर लिया। नमस्ते पहले तो नाम चेंज करो। भैया, अभी मैं मुझे इतना यहाँ का पता नहीं है, मैं जो मैप पे जाके चेंज कर लूंगी। मेरा अच्छा नाम नेहा, हरियाणा से हूँ मैं। हेलो हाँ जी हाँ जी। भैया, मैं प्रेगनेंसी के बारे में बात करनी है। मैं मतलब मेरी एक 4 साल 4.5 साल की गुड़िया है। हम सेकंड टाइम बेबी का प्लान कर रहे हैं। हमें 7-8 मंथ हो गए बेबी का ट्राई करते हुए, पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। 2 3 बार डॉक्टर से भी हमने, 4-5 मंथ हो गए, दवाई भी ले रहे हैं हर मंथ, फिर भी डॉक्टर का टेस्ट भी करवाए हैं। तो मेरे हस्बैंड में तो कोई प्रॉब्लम, पल्स वगैरह कोई प्रॉब्लम 500 नहीं। रुपये, 500 रुपये। अपने अच्छा पति देव को 500 रुपये दे देना। भैया। ऐसा है अगर मैं ऐसा है कम जान पहले महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं। स्वस्थ हाँ समृद्ध जी भैया। परिवार की ओर से चलाए जा रहे किसी भी मीटिंग में हाँ अगर जी आपने अपने पति देव को हस्बैंड बोला तो 500 रुपये पति देव को देना है। और ये बोल के देना है कि गोविंद भाई के और मीटिंग में मैंने आपको हस्बैंड बोला इसलिए आपको 500 रुपये मुझे देने के लिए बोले हैं। तो उससे ओके क्या है भैया। कि ऐसे पति आपको खुली छूट दे देंगे कि ऐसे लोगों के संगत में रहो, चाहे जितनी देर रहो रहो। ठीक है। हाँ जी और कोई पति बोला तो वो पत्नी को देगा, तो पत्नी कहेगी ठीक है तुम जहां मर्जी रहो लेकिन ऐसी जगह जरूर जाके रहना जो तुम्हें कम से कम संस्कार सिखा रहा हो। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। जी इस चीज के लिए मैं क्षमा मांग रही हूँ हाँ आपसे दीदी कि मेरी कोई बात गलती। नहीं, आपकी समस्या सुन लिया मैंने। कल का सेशन हमारा इसी पे रहेगा, गर्भ धारण के ऊपर ही। तो उसमें हम कुछ विशेष बातें भी करेंगे और कुछ सरल उपचार के ऊपर भी बात कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ये माइक किसका बज रहा है? भैया, नेम चेंज यहाँ से सीधा ही हो जाएगा? हाँ यहीं से नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जब करोगी तो बार बार करना पड़ेगा। और वहाँ अगर जूम की सेटिंग पे करोगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक। जी जी। वंदे मातरम। आज 500 रुपये दे देना उनको। अस्मिता मिस्त्री। वंदे मातरम भैया जी। वंदे अ, मातरम जी। आप कहाँ से? बेंगलोर से? मुंबई से। मुंबई से। मुंबई से। हाँ जी दीदी। अच्छा, अभी जो अहमदाबाद के दीदी ने बात किया ना 15 साल की बेटी का,
तो वैसे मेरे सेम ऐसा नहीं, पर सिस्ट हुआ था मेरी फ्रेंड को। तो उसको ना घी और हल्दी की बत्ती बनाकर अंदर रखा था डॉक्टर ने, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने। तो उसका सिस्ट, साथ में आयुर्वेदिक दवाई भी दी थी, और उसका सिस्ट निकल गया था अच्छे से। उसे कुछ एलोपैथी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो मैं यही सबको बताना चाहती हूँ कि गाय का घी या घी से हल्दी वाली बाती बना के रख सकते हैं योनि में। जी और मेरा एक दूसरा है कि मैंने अब मेरा तो मेनोपॉज हो गया है, 12 साल हो गया आई थिंक सो। और मैंने कभी डॉक्टर की जांच नहीं करवाई थी और ना ही कुछ करवाया था। तो मैंने अभी सोनोग्राफी की ना, तो मेरे ओवरी में मिनिमाइम यानी कि थोड़ा कुछ लिक्विड जमा हो गया है, और मेरा अंदर यूट्रस दिखता नहीं था सोनोग्राफी में, दोनों एक हो गए थे क्योंकि लिक्विड था आई थिंक सो। तो उसके लिए मैं क्या करूं? मैंने बीच में बाफ लिया था लौंग का, अजवाइन का, तो वो कंटिन्यू रखूं मैं? जी। उम्र कितनी है दीदी? 57। आप साथ के साथ अरंड तेल से भीगी हुई मलमल का कपड़ा या रुई की बाती रख के फिर अगले दिन सुबह भाप लें। अब एक मिनट में हाँ बोलिए, मैं लिख लेती हूँ। रुई की बाती बनाएं, उसके ऊपर धागा लपेट दें, धागे से एक सिरे पे धागे को बांध के हाँ उसे पूरी बाती पे धागा लपेटते हुए दूसरे सिरे पे भी धागे को बांध दें। फिर उसे, हाँ। उस रुई की बाती को अरंड के तेल में डुबो के रखें, और उसके बाद उसे रात्रि में अपने योनि मार्ग के द्वारा जितना अंदर जा सकता है उतना अंदर डाल दीजिए। सुबह उसे निकाल के भाप ले लें। ओके। ओके, शुक्राना। जी ओके। और आपने मुझे एक दूसरा भी, मेरा दूसरा भी एक आपकी दवाई अभी चल रही है। आपने मुझे काढ़ा, मैंने लिम्फ नोड में छोटी ट्यूमर जैसा हुआ था, तो आपने मुझे काढ़ा बना के पीने को बोला था। गोरखमुंडी, कांचनार, और फिर पुनर्नवा और हल्दी, वो उबाल के मैं करती हूँ। और उसके होने के बाद उसमें मैं अरण तेल डाल के पी लेती हूँ। तो उससे मुझे गले में काफी राहत हुआ है, जो मुझे बहुत टाइम से गले में थायराइड का प्रॉब्लम हुआ था, पर डॉक्टर ने बोला कि आपका बॉर्डर लाइन पे है, तो दवाई लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बाद में दवाई तो नहीं ली, पर मुझे गले में कुछ कुछ अटक रहा था, तो अभी वो ठीक हो गया है। और हम जीभ साफ करते हैं ना, टंग क्लीन करते हैं, तो उसमें स्पीड ब्रेकर जैसा हो गया था, तो वो अभी काफी हद तक कम हो गया है, माइनर रहा है। तो ये काढ़े से एक प्रॉब्लम के साथ दूसरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया मेरा, जी। और अब अभी मैं ये चालू गर्भाशय की रखा भी है प्रॉब्लम को काढ़ा। सॉल्व करेगा, जो आपकी हाँ। गर्भाशय का प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व करेगा। अच्छा। ओके, शुक्राना। बस यही साझा करना था कि हल्दी वाला भी कर सकते हैं बाती बना के। जी जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे आ- मातरम। और आप दीदी मुझे ना व्हाट्सअप कीजिएगा जरा, पर्सनल नंबर पे। ओके, शुक्राना, करती हूँ। डॉक्टर सुशील कुमार, पानीपत, हरियाणा। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। एक अनुभव था मेरा, एक 70 साल की माता जी थी, जी तो उसको पेट में दर्द हो रहा था, जिस तरह इस बहन ने बताया। अभी 57 साल की एज है मेरी। तो उसमें मैंने क्या किया, उसको वो हर महीने डॉक्टर के पास जाती थी इसी वजह से, और 5-7 हजार रुपए हर महीने लग जाते थे उसके। तो मैंने पैड के लिए बताया, उसको लगाने के लिए हर महीने 2 से 3 दिन पानी डाल के और उसको पैड लगवा के भाप दुआई भैया जी। तो आज वो माता जी बिल्कुल ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कर सकते हैं, ये एक अनुभव था भैया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भैया। सुशील भाई। स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी प्रयासों में ज्ञान, अनुभव, समस्याएं, समाधान
सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे। तो बने रहें, जुड़े रहें स्वस्थ समृद्ध परिवार से। अब आगे की कार्रवाई के लिए हम आमंत्रित करते हैं नारी सुरक्षा के विशेष कर्णधार हेमंत किशोर मंटू, पटना, बिहार। भैया जी जी थोड़ा सा आप धन्यवाद। कुछ बताना चाह रहे थे भैया। जी जी जरूर, मैं चाचा जी। जी भैया, सभी को वंदे मातरम। मैं महेंद्र प्रसाद बर्नवाल, रांची, झारखंड से। अभी जो बात पित्त और कफ, तीन दोष के बारे में पीरियड से संबंधित बात को बताया गया, जिसमें लिकोरिया की परेशानी, किसी को ओवर ब्लीडिंग की समस्या, और किसी को बहुत ज्यादा दर्द। इन तीन चीज देखने को अधिकतर महिलाओं को मिलता है, और इससे बहुत ज्यादा लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं महिलाओं को। इससे संबंध में जो मैंने आप लोगों को शायद नारियल के छिलके का भस्म के बारे में पिछले भी कई बार बताया है, एक बार फिर ये चूंकि आज की जो चौपाल, आज की जो मीटिंग है हमारी, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से संबंधित विशेष रोगों के बारे में है, तो इसमें जो है नारियल के छिलके का भस्म को 3 दिन अगर लेते हैं तो इससे ये तीनों के तीनों समस्या में पूरा का पूरा लाभ हमने देखा है। क्योंकि यह समस्या खुद मेरे अपने घर में थी, मेरी अपनी बेटियों की थी, और इन दोनों का समस्या सिर्फ और सिर्फ ये छिलके की भस्म के लेने से ठीक हुआ। और हमारे एक दोस्त है उत्तम जी, उनकी पत्नी को लिकोरिया का बहुत ज्यादा परेशानी था, जिसके शरीर चलते उनके शरीर जो है बहुत सारा एकदम दुबली हो गई थी वो। और जैसे ही मैंने इस नारियल के छिलके का भस्म को दिया तो उनका शरीर बहुत अच्छा हेल्दी हो गई हो, फिर वो अपने आप को पूर्ण स्वस्थ। और आज इस बात को हमको लगता है कि शायद इस बात को लगभग 8 से 10 साल हो चुके हैं, और उसको यह समस्या फिर से वापस नहीं आई। आज हमारी बेटी को शादी हुए भी लगभग 8 साल 10 साल हो चुके हैं इस कहानी को, नहीं उसको भी यह समस्या नहीं आई। मतलब कहने का मतलब यह एक बहुत सरल, बहुत सुलभ, बहुत आसान सा उपचार है, उसके करने मात्र से एक बार में ही यह परेशानी को ठीक किया जा सकता है। जी बाकी सारा उपचार तो भैया जी लोगों ने आप लोगों को बताया ही, मैं इसी बात को कहने के लिए आपके बीच आया। जी धन्यवाद सभी, वंदे मातरम। ओपी ठाकुर भैया। जी भैया, एक साल भर से ग्रसित है बुखार से, और छोट बार बुखार आ जाता है इनको, और बार बार अभी हम भी इलाज करीब 20 दिन से कर रहे थे, तब बुखार बीच में आराम मिला, जो अंकुश रस, अमृता रेस्ट ये सब दे रहे थे तो आराम मिला, लेकिन फिर आज आई है तो फिर बुखार 100 पे था इनका। नीम की छाल और तुलसी का काढ़ा पिला दो 1 महीने तक लगातार, और नहीं जी तो 50 ग्राम अजवाइन आधे लीटर पानी में डाल के मिट्टी के बर्तन में छोड़ दीजिए, और सुबह जी उसको अच्छे से मसल के छान के इतना उबालिए कि वो 1/4 रह जाए, और वो पानी पिला दीजिए। मैं कहीं पंजाब में गया था शिविर करने शादी में, तो वहाँ पे किसी डॉक्टर ने बताया था कि वो डॉक्टर थे और उनको साल भर से बुखार जा ही नहीं रहा था। तो उनकी दादी ने जब ये करके दिया तो एक ही बार अजवाइन का वो पीने से उनका वो सालों का बुखार खत्म हो गया। मतलब जी भैया। 50 ग्राम अजवाइन आधे लीटर पानी में डाल के 125 ml रहने तक रात भर भिगोना है, लेकिन मिट्टी की हांडी में, मिट्टी के बर्तन में, जी भैया। और सुबह उसको चौथाई रहने तक उबाल के छान के पिला देना है। और नहीं तो जी अपना भैया। नीम की छाल और तुलसी के पत्ते और गिलोय का काढ़ा लगातार ठीक होने के बावजूद भी पीना है। देखिए मैं आपको एक छोटी बात हो ही रही तो बता देता हूँ। बुखार के बाद कमजोरी की भी दवा वही है जो बुखार की दवा है। मतलब जो घरेलू में कई बार पढ़ते हैं, तो नीम की छाल का काढ़ा बना के पीने से बुखार के बाद आई हुई कमजोरी खत्म होती है। गिलोय का जी भैया। काढ़ा बना के पीने से बुखार के बाद आई हुई कमजोरी दूर होती है। तुलसी का काढ़ा बना के पीने से बुखार के बाद आई हुई कमजोरी ठीक होती है। यानी कमजोरी इन द सेंस कि कुछ ना कुछ उसका अंश आपके शरीर में रह गया, तो क्यों ना हम इसको लंबे समय तक चला लें। और हम में क्या नीम होता का है, हाँ आप उनको बोलिए कि यही ये चीजें बता दीजिए, बस सिंपल।
सिंपल तो जमाने का लगता है कि नीम तो मैंने नहीं पी पाएगी हमारा समझ से। हाँ, तो अजवाइन तो वाला पिला दीजिए उनको, बोलिए मिट्टी के बर्तन में डाल के छोड़ दें। ठीक और है, साथ में दिखने से कमजोरी के लिए। वो कमजोरी भी दूर कर देगा। जी ठीक है। अनुराधा साहू बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। भैया जो मेरे जो देवर की बेटी है उनका जो पीरियड नहीं आती थी वो जब मैंने आपसे पूछा कि आपने बताया कि तिल तिल और गुड़ खाने के लिए, वो कभी कभी कहते थे कि गांव में रहते हैं, थोड़ा आने में बहू है, आने में दिक्कत थी तो ठीक से नहीं खाया। मैंने पूछा 8 दिन के बाद, वो बताया मैं ठीक से कर नहीं पाया। फिर 15-20 दिन के बाद वो ठीक तरह से लेकर आए, जो गुड़ और तिल ठीक से रखा, और गुड़ और तिल को खाने से 8 दिन में उस बेटी का पीरियड ठीक चल रहा है। अभी अभी 2 महीने मैंने बताया कि अगर फिर से हुआ तो वही वही काम कर कर लेना। तो अभी वो पीरियड से पहले जो जो डेट है उसका 2-3 दिन पहले वो उसे दे देती है। अभी 2 महीने ठीक चल रहा है, यही बताना था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी हेमंत भैया। जी भैया, वंदे मातरम। और वंदे मातरम सभी को। मैं हेमंत किशोर मंटू, बिहार की राजधानी पटना से। हालांकि अभी लौंग अजवाइन भाप की बात चल रही थी, तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मैं भी लौंग अजवाइन का भाप लिया। जब हमने साजिया दीदी को सुना था उस समय तो हम पूना में थे, तो उस समय पूना में थे तो उसमें बहन को बताए, बहन नहीं की, भगनी थी, भगनी को भी बताया, नहीं की। उस समय मैंने बहुत सारे हमारे संपर्क में जो जो था सबको बता रहे थे, तो कोई करने को तैयार नहीं था। हम कहे आखिर बात क्या है। तो एक बार गोविंद भाई किसी को बताए थे, तो वो फीडबैक दिया कि कोई भाई ही थे जो किए थे। तब मैंने उसको पहले किया फील करने के लिए कि आखिर होता क्या है, क्योंकि जब भी या तो मैं किसी को जबरदस्ती भी करा सकता हूँ, जबरदस्ती तब करूंगा जब मतलब खुद कॉन्फिडेंस में रहूंगा कि इससे कोई नुकसान नहीं है। तब मैंने इसको लिया भाप को, क्योंकि थोड़ा सा ना बहुत पहले से मतलब मैं जो मैंने ये सब में आया था, इस पद्धति में आया, उसका कारण ही था, थोड़ा सा भोगी था बवासीर का। तो उसके लिए मैंने लौंग का भाप भी लेना देखा कि देख देता हूँ यार। तो वाकई में जब वो भाप आता है, जैसे महिलाओं को तो कहा जाता है, बहनों को कहा जाता है कि पीरियड्स में ले, ताकि आपका जो है इजी वे में सफाई होगा। लेकिन पुरुष को तो कभी भी लेने का रहता है। लेकिन यह लेने से मैं यह देखा कि हमारा जो गुदाद्वार की स्थिति थी वह भी अच्छा हुआ। और एक ना मतलब हमेशा क्या हो जाता था कि कांच लग जाता था हमेशा, तो उसमें भी ना मुझे राहत मिला। मैंने थोड़ा बहुत कभी हाइड्रोसिस का भी मतलब इशू आ जाता था, कभी मतलब ज्यादा बाइक वगैरह चलाए तो पेन वगैरह होता था। तो मैं लिया तो एक ही बार हूँ, लेकिन उससे मिला बहुत आराम। और उस वजह से वो लेने के बाद मैंने अपने ये साले की पत्नी को एक बार बहुत जबरदस्त हुआ था, वो पूरा लंबा स्टोरी है, उसे फिर कभी किया जाएगा। हालांकि लौंग अजमा का भाप दिन भर में उनको 4 बार देते थे गोविंद भैया के मार्गदर्शन में। और वहाँ पे क्या था कि उसको क्या बोलते हैं, जो स्पर्म जा करके उसमें फंस गया था, जिसका कि हुआ था कि नवादा में इमीडिएट कहा गया था कि 18 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो वह का मिलने पहुंच जाएगा। समस्या किस बात का भी है यार, मामला फट जाएगा। तो हुआ था कि अगर 18 घंटे में ऑपरेशन नहीं होगा तो वह फट जाएगा। तो इन्होंने बोले कि जो मेरा तो यहाँ कोई है नहीं और दिल्ली में रहते हैं, वो अगर आएंगे यहाँ तब होगा। तो बोले ठीक है कल करा लेना। तब फिर वो हमें कॉल किए इमीडिएट। हम कहे जब वह कह दिया कि 18 घंटे में कराओ नहीं तो फट जाएगा, और जब कोई नहीं है तो फिर वो 18 घंटा से 24 घंटा कैसे तब्दील हो गया। अगर बम फटना है, टाइमर है 18 घंटे में तो फट जाएगा। आदमी रहे या ना रहे, कोई रहे या ना रहे, उसको तो फट जाना ही होगा। लेकिन जब वो ऐसा था तो हम कहे कि चलेगा ये पटना। और वो पटना जब आ रहे थे, क्योंकि जो चीजें था एकदम पूरा मैंने मेरे ऊपर भी खलबली लगा हुआ था कि चलो एक
कोई मुल्ला तो मिला जिसपे एक्सपेरिमेंट इस बार मैं कर लूंगा। और कोई फंसा हुआ है तो फंसा हुआ है, तो बात तो मानेगा ही। तो इसलिए मैं उनको जल्द से जल्द सोचा जितना जल्द से जल्द वो मेरे यहाँ आ जाए। मैंने उन्हें पटना बुलाया, हालांकि उनकी संतुष्टि के लिए अलका पांडे है यहाँ, अच्छी एजेड डॉक्टर नहीं है, पीएमसीएच की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गायनी की। उनके यहाँ मैं अक्सर जाया करता था। मैंने हमारे घर के फैमिली का, गांव का किसी के भी कोई तबीयत खराब हो, अगर डॉक्टर नहीं आ जाए तो मैं उनके यहाँ उठा के रख देता था। तो इतना बार जाते रहता था कि उनसे थोड़ा बहुत जान पहचान, तो उनके यहाँ दिखा दिया इनको। दिखाने के बाद वो दवा वगैरह लिख दी, सुई वगैरह लिख दी। तो फिर मैंने उनसे बोला कि क्या ऐसा, तो 2 सुई है, जांच लिख दिए। बोले कि से बाकी तो तुम ज्यादा जानकार हो, ऐसा कोई बात नहीं। मैं उनको दिन भर में 3 बार भाप दिलाता था, और 4 बार, गोविंद मैंने कहा था 3 बार भाप, 4 बार मालिश, अरंड तेल की 4 बार मालिश होता था। और जो वो है गोखरू, और ये मुझे ध्यान में नहीं रहता, थोड़ा सा लिख करके रखा हुआ हूँ, उसका काढ़ा, 2 बार काढ़ा, 3 बार भाप और 4 बार मालिश, ऐसा दिया कहा गया था। और ऐसा ही किए, और थे कि अब अगर फटना रहेगा तो हम यहाँ पे हैं। लेकिन वो पूरी तैयारी से आए थे, करीब 4 लोग से आए थे कि मुझे जो है ऑपरेशन कराना है। मैं उन चारों लोगों को यहीं पे होल्ड कर दिया कि ठीक है, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जाएं, ऑपरेशन तो डॉक्टर का करना काम है, अब पैसे देना लेना वो मेरी जवाबदेही, मैं करवा दूंगा, आप लोग चले जाए। तो जो 2 लोग थे जो ज्यादा उतावले थे, जल्दी से ऑपरेशन करा के निपट लूंगा, क्योंकि मैंने होता ना कि जनता का कि चलो ये बला आ गई है तो इसको टाल लेते हैं, लेकिन हमें तो था कि चलो एक आ गया है तो अब इसे हमें क्लियर करते हैं। उन दोनों को घर भेज दिया, उसके बाद रख करके मैंने किया, और लगभग ये पूरा प्रोसेस 15 दिन चला। तो उसमें जांच कराते थे तो हमेशा होता क्या था कि जब भी वो जांच कराएं, पीरियड भी आ रहा है और टेस्ट में प्रेग्नेंट हो जाती थी। अब ये टेंशन में कि ऐसे आखिर कैसा हो रहा है, जो टेस्ट में आ रहा, फिर ब्लड टेस्ट हो रहा था, तभी ये जांच कराया गया था कि पीरियड में। तो ये मतलब लगभग 27 दिन चला रेगुलर, मैंने यहाँ रख के रखा, और 27 दिन में वो बिल्कुल जब जांच में ब्लड में क्लियर हो गया कि अब कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो 2 सुई था, वो दो सुई उनको दिलवा रहे थे, क्योंकि वो आए थे यहाँ एलोपैथी दिखाने के लिए, और सिर्फ मेरे यहाँ रख लेते ना तो उनके पूरी फैमिली में भी खलबली मचा हुआ रहता कि ये मरवा के छोड़ेगा। तो इसलिए उनसे भी बात कर लिया था डॉक्टर साहबा से, बोले कोई दिक्कत नहीं है, 2 सुई देते रहो। वो 2 सुई देते थे और मैं ये करवाता था, क्योंकि था ही कि उन्हें ठीक करना है। 27 दिन में वो बिल्कुल ठीक होकर के अभी वह बहुत अच्छे, और क्योंकि रीजन यह था कि उनका मैंने बच्चा 3 महीने का ही था, और नहीं 4 महीने का था। 4 महीने के बच्चे में ये जो स्टोरी आ गया था, बहुत ही परेशान पूरी फैमिली थे ये, क्योंकि इसके बाद फिर क्योंकि वो ट्यूब ही निकाल देगा, तो ये सारी समस्याएं थी। तो चलिए, ये तो स्टोरी था क्योंकि इसी से रिलेटेड चल रहा था, भाप से रिलेटेड, लॉन्ग से रिलेटेड, जिससे किया था मैं भी लिया और उनको करा करके वो अब बिल्कुल फिट है। अब हम चलते हैं नारी सुरक्षा के उस पे, डिजिटल पार्ट्स पे, क्योंकि हम लोग जो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम लोग एक जो हमारी जो स्वस्थ समित परिवार है, उन्होंने नारी सुरक्षा करके पैड तो आया, साथ साथ नारी सुरक्षा का वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है। उस वेबसाइट में सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप सैनिटरी पैड का परचेजिंग करते हैं, लेते हैं और लेकर के किसी को देते हैं, उसका हिसाब रखने के लिए, उसका यानी कि एक मुनीम की जरूरत होती है। यह काम वह वेबसाइट कर रहा है। क्या कर रहा है, आप जब भी खरीदे, किसी को दे, रांची भेजना हो, दिल्ली भेजना हो, कलकत्ता भेजना हो, भारत के किसी भी कोने में आपको भेजना हो, उसका सारा हिसाब किताब वह वेबसाइट रखेगा। आपको रखने की जरूरत नहीं है, यानी आपको अपने दिमाग पे जोर नहीं देना है। जहां जो कार्य कर रहे हैं करते रहें, और आपको जो सहयोग, जैसे सैनिटरी पैड को कहीं भी पहुंचाना है, भारत के किसी भी कोना में पहुंचाना है, वह यह वेबसाइट के जरिए वो पहुंच जाएगा। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने से भैया ने शुरू में ही आप लोगों को बताया है कि रजिस्ट्रेशन करने से क्या क्या फायदा होगा। ये सारी चीजें तो बताया गया है, विस्तृत रूप से इसके
बारे में चर्चा हो जाएगी। हमें लग रहा है कुछ और नए लोग भी आए हैं जिन्हें मैं जल्दी से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, और खास करके अपने प्रोफाइल में एड्रेस कैसे डालेंगे, ये चीजें को मैं जो है अपना स्क्रीन शेयर करके बता देना चाहूंगा। थोड़ा सा सभी लोग कहीं भी ध्यान दिए हुए हैं, वह अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ध्यान दे दें। सभी लोग कहीं भी ध्यान दिए हुए हैं तो वह ध्यान अपने मोबाइल के स्क्रीन पे दे देंगे। जी, सभी लोग को ध्यान जा रहा ना? वंदे मातरम, मेरी आवाज क्लियर होगी? और सभी लोग को स्क्रीन पे भी ध्यान जाना चाहिए, जो जहां भी है। अगर रोटी बना रही है तो तावा उतार दे, नहीं तो रोटी जल जाएगी, फिर गाली मुझे देगी कि एक रोटी जला दिया। ये तो नारी सुरक्षा के देखने में, लेकिन ध्यान दे दें यहाँ पे एक बार, क्योंकि बहुत तेजी से मैं करूंगा।